ठीक है। तो अभी हम लोग समझते चीजों को, क्योंकि हम लोग V1 और V5 का यूज समझना है, और प्लस में उसमें डिफरेंट टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं उसको समझना है। तो V1 और V5 के यूजेस से शुरू करते हैं। टेंसेस में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कौन सा टेंस पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तभी मैंने चीजें आपको क्लियर कर दी थी कि अगर हम सिर्फ वर्ब फॉर्म्स के यूजेस समझ ले, उसका कॉन्सेप्ट समझ ले, तो टेंस में बहुत डीप जाने का जरूरत हमको नहीं पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने सीखना है वो क्या है आपका, यूजर्स ऑफ V1 एंड V5। लास्ट सेशन में जब मैं आपको वर्ब पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि V1 और V5 कैसे बनता है और क्या होता है ना। तो V1 का क्या मतलब होता है आपका, V1 का मतलब होता है आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ड। बेस फॉर्म ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, द रियल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वैसे वर्ब वर्ड्स जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो, है ना। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जैसे कि ईट, गो, कम, प्ले। ठीक है। दूसरा है आपका V5। ठीक है। V5 का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कोई बता सकते हैं? मैम एस या ई एस। हाँ नहीं, अधूरा एस है। ई एस या आई एस। हाँ, आई एस V1 मैम। में जब हम S, ES और IES को जोड़ते हैं तो ये आपका जो है वो V5 बन जाता है, यानी कि ईट्स, गोज, कम्स, प्लेस, है ना। इसमें मैंने आपको क्लियर भी किया था कि S, ES और IES आपका कब कब जुड़ता है, ये मैंने फर्स्ट डे ही आपको क्लियर कर दिया है ना। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप रिकॉर्डिंग जाके देखो, तो वहां से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझ ठीक है मैम, ये V1 हो गया, ये V5 हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल वाले दिन ही बता दिया था कि V1 जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, तो वो हमारा होता है सिंगुलर। वो हमारा हो जाता है सिंगुलर। ठीक है। अब मैम प्लूरल सिंगुलर क्या है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। आया समझ में? यानी कि सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होगा तब हम V1 का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तब हम V5 का यूज करेंगे। तो अब पता कैसे चलेगा मैम, ये तो ठीक है, अब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा तब इसी को तो यूज नहीं करेंगे। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि हम V1 और V5 तब यूज करते हैं जब हम हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। हैबिचुअल एक्शंस या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है। सेम केस आपका V5 में भी आता है, हैबिचुअल एक्शन या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ। अच्छा, HABITUAL, सिंगल एल होगा, नॉट डबल एल। हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, एक्शन यानी काम, और वैसे काम जो हमारे हैबिट में हो, जैसे कि रिम्मी मैम खाना बनाती है। ठीक है। अब मैं अभी क्या कर रही हूँ, राइट नाउ क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। लेकिन ये जो मैंने काम बोला कि रिम्मी मैम खाना बनाती है, ये मेरे आदत में, ये मैंने पहले भी किया है, आज भी किया है, चांसेस है कि आगे भी करूंगी। अगर मैं कहूँ कि आदित्य ऑफिस जाते हैं, अभी तो वो घर पे बैठे हुए हैं, अभी वो मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये उनकी आदत में है, उनका ऑफिस जाना, कि वो ऑफिस जाते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं कि चंदा इंग्लिश सीखती है, तो वो अभी सीख रही कि नहीं सीख रही उससे मतलब नहीं, मतलब नॉर्मली हम आदत के बारे में बात करते हैं इसमें। ठीक है। जैसे कि अच्छा वो लड़का क्या करता है, वो लड़का तो दुकान चलाता है, ये उसकी आदत में हो गया। वो लड़का दुकान चलाता है, ऐसा हम कब बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति लंबे वक्त से दुकान चला रहा हो, चांसेस है कि आगे भी चलाएगा। अच्छा, आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप में दिक्कत आ गई है, आप एक काम करो, आप उस बंदे के पास चले जाओ, वो बंदा कंप्यूटर और लैपटॉप ठीक करता है ना। ये लड़की क्या करती, तो ये लड़की टीचर है, पढ़ाती है ना। वो औरत मेहंदी लगाती है। तो ये सब हम लोग कब बोलते हैं, जब किसी के आदत में हो। जैसे नॉर्मली कभी कभी बोलते हैं ना, अच्छा वो लड़के के पास मत जाना, वो लड़का लड़ता है, झगड़ता है। ऐसा कब बोलते हैं, क्योंकि वो पहले भी लड़ाई कर चुका है, वो पहले भी झगड़ा कर चुका है, चांसेस है कि आगे भी करेगा। ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए V1 और V5 का यूज करते हैं। कैसे करते हैं,
सेम स्ट्रक्चर, बस एक लौता स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताइए, हम स्टार्टिंग सेशन से वही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दोनों सेम ही हो जाएगा। मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं बेसिक तरीके से उसको अदर वर्ड में लेकर चल रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 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 प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अब मैम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे आया, है ना? तो भाई दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, 90% सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से बनता है। अगर कुछ चेंज होता है तो वो होता है वर्ब फॉर्म्स। कभी V1, कभी V2, कभी V3, कभी V4, कभी V5, क्योंकि टाइम के बारे में भी पता करना होता है काम के साथ साथ। ठीक है, आया समझ में? तो अभी जो हम लोग सीखेंगे वो है V1 और V5। अब यहां पर देखिए, हमने क्या लिखा, रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको क्या लाना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, तो जिसके बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें। रिमनी मैम। रिमी मैम। रिमी मैम। अब वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, पढ़ाती है पढ़ाती है। पढ़ाने का काम हो रहा है। ठीक है, अब सेंटेंस को ध्यान से देखो, रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है, ये कौन सा एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है। आदत के बारे में बात कर रहे हैं कि रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है। जैसे चंदा खाना खाती है, ऋषभ अपने रूममेट से बात करता है, आदित्य ऑफिस जाता है और होमवर्क बनाना भूल जाता है। ठीक है, तो ये सब आदत के बारे में है समझ में? ठीक है, तो रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है, तो पढ़ाने की इंग्लिश हो जाएगी टीच। अब मुझे ये बताओ कि मैम हमारे पास तो दो ऑप्शन था, हैबिचुअल एक्शन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, V1 और V5। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब जाता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर सिंगुलर है तो सिंगुलर। V1 जाएगा या फिर V5 जाएगा? मैम V5 V5 जाएगा। V5। V5। हाँ V5, एक बार V5 ठीक है। मैम टीचर्स, और अदर वर्ड में आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश का ई कैपिटल होगा क्योंकि ये नाम है, लैंग्वेज का नाम है ना? और किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, किसी पर्सन का नाम ले लो, है ना? ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, इंग्लिश सीखते हैं, ये भी हमारे आदत में। इट मीन्स हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, इट मीन्स क्या, हम लोग डेली इंग्लिश क्लास करते हैं, है ना? हर रोज उसमें कुछ ना कुछ टाइम देते हैं और चांसेस है कि आगे भी सीखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम लोग हम लोग की इंग्लिश हो हम जाएगी लोग बी। अब काम क्या हो रहा है, सीखते हैं। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर सिंगुलर है। प्लूरल है मैम। प्लूरल है ना जी, हम लोग है ना। सिंगुलर। हाँ हम लोग है यानी कि प्लूरल हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 जाता है ना? तो वी लर्न हो जाएगा, इसमें हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि V1 क्या होता है, द रियल फॉर्म ऑफ वर्ब, द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो। और अदर वर्ड में आ जाएगा हमारा इंग्लिश। बन गया सेंटेंस, है ना? तो इसको लेके हम ऑलरेडी कई प्रैक्टिस आपको करा चुके हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस का, कि आप सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एक्सेप्शनल केसेस भी बता दिए थे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं कोई भी 100% काम नहीं करता है, सबका होता है कि 90% केसेस में, क्योंकि बाकी का 10% ऐसा होता है जो चीजें सेम रहेगी लेकिन रूल अलग होगा। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, V5 यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कोई बताया? कोई बताइए। I wake up I morning 5 a.m. clock. चलिए म्यूट कर लीजिए, किसी को I कोई awake I आई awake at वेक अप 5 एट a.m. 5 AM, है ना? At 5 a.m. Yes, ma'am. आई वेक अप एट At 5। 5 टाइम के साथ हमेशा a.m. हम लोग एट लगाते हैं, और दूसरी चीज, अगर हमने AM लिख दिया तो मॉर्निंग लिखने का जरूरत नहीं है।
ठीक है आदित्य, एएम का मतलब ही होता है मॉर्निंग। ठीक है। अब मैम यहाँ पे वेकअप क्यों आया, वेक्सअप क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा कई सारा चीज रूल्स ऐसा है जो सिर्फ 90% काम करता है, रेस्ट ऑफ 10% केसेस अलग होते हैं। तो आई एक एक्सेप्शनल केस है जो सिंगुलर होने के बावजूद अपने साथ प्लूरल वर्ब ले जाता है। इसी तरीके का एक और होता है, जैसे तुम इंग्लिश सीखते, तुम या आप, ठीक है, दोनों में से कोई भी। ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, यू। ठीक है, यू लर्न, लर्न इंग्लिश। यू लर्न इंग्लिश। अच्छा, किसी का ईयरफोन बार बार आवाज कर रहा है, तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो म्यूट रखिएगा खुद को, ठीक है। चलिए, अब मैम यहाँ पर तुम के बारे में बात कर रहे थे, तब तो भी यहाँ पर लर्न क्यों आया, लर्न्स क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका भी सेम केस है। तुम बोलो या फिर तुम लोग बोलो, दोनों के केस में हम लोग यू ही यूज करते हैं। आप बोलो या फिर आप लोग बोलिए, दोनों के केस में यू ही यूज करते हो, और यू के साथ भी प्लूरल वर्ब ही जाता है। ठीक है, तो आई और वी, सॉरी, आई और यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ये आपका क्लियर है? V1 V5 को कब यूज करते हो और सेंटेंसेस कैसे बनेगा? अब बात यस करते हैं हम मैम। लोग दूसरा, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, जिसमें कि हम लोग परेशान थे, है ना? हम लोग नहीं, अब हम हैं परेशानी दूर करने के लिए, है ना? बोलो हाँ। हाँ बोलो। हाँ। हाँ मैम। हाँ यस यस। अंग्रेजी की क्लास है, हाँ नहीं, यस बोलो, यस मैम। यस। यस मैम। यस मैम। हाँ। इरफान नहीं बोलता है मैम। इरफान बोलिए। यस मैम। हाँ देखो, बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ समझते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 4 तरीके के आपके सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। मेरे पास साधन है अलग अलग कलर का, तो मैं बिल्कुल उसको यूज करूंगी, है ना? मैम कैन आई मेक नोट्स? लास्ट में टाइम दे दूंगी, इसलिए एक ही स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ठीक है। अभी इधर समझने पे फोकस करो। 4 टाइप के आपके सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन सा होता है भाई? तो सबसे पहला आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस या नॉर्मल सेंटेंस भी कह सकते हो, जो हम लोग नॉर्मल तौर पे यूज करते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे, रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ या जागती हूँ, है ना? तुम या आप इंग्लिश सीखते, ये सब हो गया नॉर्मल सेंटेंस। दूसरा हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जो नेगेटिव वे में बोला जाए, जिसके लिए बेसिकली हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंस बताने के लिए हमेशा हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। थर्ड आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब वैसे सेंटेंसेस जिसमें कि हम सवाल कर रहे हो, जिसमें हम सवाल कर रहे हो, ठीक है। और चौथा और आखिरी हमारा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वे में सवाल करना। नेगेटिव वे में सवाल करना, जैसे इसका एक एक एग्जांपल देखिए क्या क्या हो जाएगा। रिमी मैम नेगेटिव की इंग्लिश स्पेलिंग पढ़ाती है, गलत है शायद। एक सेकंड रुको, तो किसी का अंकित म्यूट रखा कीजिए, ठीक है। जैसे रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है, इसका नेगेटिव हो जाएगा रिमी मैम इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। इंटरोगेटिव, क्या रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है? इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या रिमी मैम इंग्लिश नहीं पढ़ाती है? अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्या मैम इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल करना, है ना? तो क्या किसी भी तरीके का सवाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं? देखो, सवाल बेसिकली 2 तरीके का होता है ना? पहला सवाल वो जिसका जवाब हमको
पूरे सेंटेंस में मिलता है। दूसरा सवाल वो जिसका जवाब हमको सिर्फ हाँ और ना में मिलता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि इरफान आज तुमने क्या खाया था, है ना, इरफान आज तुमने क्या खाया था, बताइए इरफान क्या खाया था। यस मैम। यस मैम खाए थे। रोटी और सब्जी। रोटी हाँ, और सब्जी। रोटी और सब्जी, रोटी ठीक है। और सब्जी। अच्छा, अंकित तुमने खाना खाया है। यस मैम। यस मैम। देखो अब मैंने वही किया, ठीक है। अब मैंने वही किया, मैंने दो तरीके के सवाल किए। पहला सवाल जो मैंने इरफान से पूछा कि तुमने आज खाने में क्या खाया, क्या इसका जवाब वो हाँ और ना में दे सकता था, नहीं दे सकता था। दूसरा सवाल मैंने अंकित से किया, क्या तुमने खाना खा लिया, वो इसका जवाब हाँ ना में आराम से दे दिया कि हाँ मैम खा लिया। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आदित्य से कि तुम्हारी पसंदीदा चीज क्या है, इसका जवाब वो हाँ ना में दे सकता है, नहीं, उसको पूरा सेंटेंस यूज करना होगा। लेकिन वही अगर मैं चंदा से पूछूं, चंदा क्या ये फोन तुम्हें पसंद है, तो वो इसका जवाब हाँ ना में दे सकती है कि यस मैम पसंद है, या फिर नो मैम पसंद नहीं है। ऐ समझ में। अब यहाँ पर हम लोग जो सवाल सीख रहे हैं, तो मैम ये दो तरीके का सवाल है, तो क्या ये दो तरीके से बनता है, बिल्कुल। वैसे सवाल जिसका जवाब हमको हाँ या ना में मिल सकता है, उस सवाल को हम हेल्पिंग वर्ब के मदद से बनाते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म, है ना। मॉडल वर्ब जो पढ़े थे, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। और इससे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और इससे जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसका जवाब हमेशा हमको हाँ या ना में मिलता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब दूसरा सवाल किससे बनता है, तो WH वर्ड से। व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू हियर, whom डू यू लव, है ना, वेयर आर यू। ठीक है। तो ये सब सवाल जो इसका जवाब हमको कभी भी हाना में नहीं मिल सकता, इसलिए हम हमेशा जो है सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस तो यहाँ पे बन गया, रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, रिमी मैम इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। और नेगेटिव के लिए हमने क्या सीख रखा है कि नॉट लगता है उसमें। ठीक है। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा V1 V5 के थ्रू बन रहा है, तो जो याद है हमने हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी में एक डू फॉर्म पढ़ा था। ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक गोल्डन रूल में आप अपना लिख लेना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना सारे लोग, इसलिए ब्लैक से लिख रही हूँ। ठीक है। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ डू फॉर्म ऑफ वर्ब। हमको जब भी डू फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होता है, उसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। ये आपका कंपलसरी है, आया समझ में। ये कंपलसरी, ये गोल्डन रूल है आपका कि हम जब भी डू फॉर्म ऑफ वर्ब यानी डू डज डिड का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला बात कर रहे हैं, है ना। हम जब भी डू डज डिड का यूज करेंगे, इसके साथ हमेशा हम V1 का यूज करते हैं। अब यहाँ पर रिमी मैम इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। ठीक है। हमने ये सेंटेंस ले लिया। अब यदि हमें कभी भी सेंटेंस नेगेटिव वगैरह में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है, इंटरोगेटिव में बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है, तो उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है ना। इट इज कंपल्सरी, है ना। अगर हमको कभी भी नेगेटिव या किसी में भी बनाना है, NEGATIV सही तो है। मैम इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लेना। ठीक है। रिमी मैम इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमको फिर से क्या चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब। और V1 के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम फिर से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। पहले सेंटेंस पूरा सेम, रिमी मैम टीचर्स इंग्लिश। अब इसको नेगेटिव में बनाना, तो नेगेटिव के लिए मैडम आपने कहा कि हम नॉट का यूज करते हैं, और प्लस में हमको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होगा। तो रिमी मैम यहां पर आ जाएगा डू नॉट, टीचर्स के जगह टीच आ जाएगा, टीच इंग्लिश। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए हमने ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे चेंज होगा एक, रिमी मैम डज नॉट टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आया कि मैम टीचर्स का टीच कैसे हो गया,
हमने क्या सीखा है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। और यदि कभी भी हमारे सेंटेंस में दो दो वर्ब आ जाए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाए, तो जो वर्ब सब्जेक्ट के ज्यादा करीब होगा हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ज्यादा करीब कौन है? हेल्पिंग वर्ब डू है। तो यहाँ पर जो है आपका रिमी मैम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? V5 का यूज करते हैं। तो डू का V5 क्या हो गया? डज हो गया, है ना। और क्योंकि हमारा गोल्डन रूल ये था कि हम किसी भी डू फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ V1 का यूज करते हैं, तो यहां पर हमने V1 का यूज कर लिया। ठीक है, आया समझ में कि ये टीचर से टीच में क्यों कन्वर्ट हो गया? हाँ जी, अगर नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इरफान को नहीं आया? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम पक्का आया? यस मैम। झूठ नहीं ना यस बोल रहे मैम। हो? नहीं मैम मैम। एक और रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये अच्छा बच्चा है ना, है ना। यहाँ देखो, सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग V1 और V5 का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, अगर हमको कभी भी नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ, तो उसके लिए हम हेल्पिंग, इधर देखो, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब V1 और V5 जो है वो किसके साथ जाता है? डू फॉर्म के साथ, डू फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जाता है। ना तो इज एम आर जाएगा उसमें, ना तो हैव फॉर्म जाएगा। क्योंकि जैसे कि डू फॉर्म का कंपलसरी है कि V1 लेता है, वैसे ही बी फॉर्म ऑफ वर्ब का कंपलसरी है V4 लेगा। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब का कंपलसरी है कि वो अपने साथ V3 लेगा। ठीक है, अब हमने क्या एक गोल्डन रूल आपको लिखा है कि डू फॉर्म के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। लेकिन मैम सब्जेक्ट तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो हमको V5 यूज करना चाहिए, तो हम V1 कैसे यूज करेंगे? तो हम V5 यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। यदि कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब हो, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा? टीच, ये मेन वर्ब हो गया, काम को दर्शा रहा है। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डज, ये सेंस को क्लियर कर रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, डज का कोई हिंदी मतलब यहां पर नहीं निकलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो रिमी मैम के साथ ये यस आ गया डज, हमने V5 भी यूज कर लिया, और प्लस में आपका ये रूल भी काम आ गया कि डू फॉर्म के साथ V1 यूज होगा। एक और चीज, हम कभी भी सेंटेंस में किसी एक ही जगह V5 का यूज करते हैं। V1 आपको जितना करना करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ब आ रहे हैं तो किसी एक ही जगह आपका V5 का प्रयोग होगा, जो सब्जेक्ट के ज्यादा करीब होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अब क्या है? इंटरोगेटिव। क्या रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है? हमको कुछ चेंजेस नहीं करना है। क्या इसका जवाब हमको हाँ ना में मिल सकता है? क्या रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है? Yes, यस ma'am. मैम। मिल सकता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर यस पहले बताया था कि वैसे सवाल जिसका जवाब हमको हाँ ना में मिल सकता है, उस सवाल को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से करते हैं। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डज। हम पहले इसको रख देंगे, डज। अगेन, रिमी मैम टीच इंग्लिश। अब फिर से यहाँ पे टीच क्यों आया? क्योंकि डज हम पहले ही यूज कर दिए, V5 हम पहले ही यूज कर दिए। अब यहाँ पे डज का मतलब क्या है? क्या। क्या रिमी मैम इंग्लिश पढ़ाती है? लेकिन मैम क्या का मतलब तो व्हाट होता है, इसलिए मैंने कहा है कभी भी रटंत विद्या नहीं यूज करने का। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या वर्ड के लिए हम लोग वर्ड को ही यूज करें। हम लोग डू, डज, हैज, हैड किसी को भी यूज कर सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब में जितने भी वर्ड्स आते हैं उसका कोई एग्जैक्ट हिंदी मतलब नहीं होता, है ना। अगर आप बोलोगे मैम डू का मतलब तो करना होता, तो यहाँ पर तो हम क्या के सेंस में यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो जो करने वाला डू होता है ना, वो मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी सवाल तो करेंगे लेकिन नेगेटिव वे में, तो सेंटेंस हमारा फिर से यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि यहाँ हम सवाल कर रहे हैं। नेगेटिव के लिए हमको बस नॉट लगाना होता है, और नॉट हमेशा हमारा कहाँ लगता है? जब जो हम काम करते हैं उसके पहले। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमने कहाँ पे लगाया, काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके पहले नॉट लग गया। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके पहले नॉट लग गया। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे रिमी मैम डजंट टीच इंग्लिश। डज नॉट को अगर साथ में लिखना है तो आप डजंट भी लिख सकते हैं।
आया समझ में? ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो जाता है ताकि सुनने में चीजें थोड़ी बेटर लगे। इन द सेम वे आप इसको भी कर सकते हो। डजंट, डज नॉट नहीं बोलोगे, अब ये डजंट हो गया। डजंट रिमी मैम टीच इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल कर रहे हैं। समझ में आया सबको? इसमें कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट तो पूछिए, अगर नहीं है तो नो मैम। बोलिए नो मैम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग दो चार एग्जाम्पल्स और देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैम दोनों पूरा नोट करना है कि क्या करना है? पूरा। यहाँ से यूजेज ऑफ V1 और V5। हम्म। रुको मैं इसको जरा हटा दूं, तभी तो लिख पाऊंगा ना। हाँ। लिखने के बाद 5 बार जोर जोर से उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है?